यहाँ पर भी शो दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, हेंस फाइंड डायगोनल एंड ट्रांसफाइंग मैट्रिक्स। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में कभी फर्क देखकर पता नहीं चलेगा, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा इसमें क्या गड़बड़ है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। पहले तो क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखा, हम इसको इसके बारे में हैप्पी हो गए कि चलो बहुत अच्छा है, ये डायगोनलाइजेबल प्रॉब्लम है, इसका मतलब मेरे को आइगन वैल्यूज निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू, आई एम गोइंग टू टेक दैट मैट्रिक्स हियर, ए इक्वल टू, प्लीज हेल्प मी विद द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। So 3. Right, determinant is 3, that's right. हाँ सर 3. अब फिर आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अपना इनिशियल अप्रोच तो वही है, हम इसके आइगन वैल्यूज को फाइंड करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, देन वी राइट a माइनस लैम्डा आई मतलब यही मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट माइनस लैम्डा, diagonally subtract lambda, 3 minus lambda and 7 minus lambda equal to 0. Then we write our equations. Lambda cube minus sum of diagonal lambda square plus sum of minors of diagonal lambda and minus determinant A equal to 0. So we have got our characteristic equation standard form. टर्म्स सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लैम्डा क्यूब माइनस डायगोनल का सम -9 + 3 + 7 लैम्डा स्क्वायर। फिर माइनर्स मुझे बनाने पड़ेंगे, पहला डिटर्मिनेंट पार्ट हैविंग 2 rows 2 columns प्लस सिमिलर लैम्डा and minus determinant value 3 equal to 0. Okay, एलिमेंट्स फिल करते हैं। पहला एलिमेंट 3, 4, 8, 7, okay, राइट वाला लोअर कॉर्नर। फिर दूसरा एलिमेंट -9, 4, -16 एंड 7, एक्सट्रीम 4 नंबर्स -9, 4, -16 एंड 7। नेक्स्ट देन -9, 4, -8 and 3, that is top left elements. Okay, and let us simplify them. Lambda cube minus -9 + 3 + 7 तो 1 होता है, तो 1 lambda square plus, further when we simplify this, 3 7s are 21 minus 8 4s are 32 plus -9 7s is -63, minus of minus will become plus 64, then -9 3s is -27, minus plus 32, lambda -3 equal to 0, which is then lambda cube minus lambda square. Now tell me how much is this? 21 minus 32 minus 63 plus 64 minus 27 plus 32. 32 cancel. ये -6 आ रहा है, -5 आ रहा है, 5 -5 -5 and -3 equal to 0. राइट, फिर आइगन वैल्यूज क्या मिलती है? अब यहां से प्रॉब्लम में चेंज आ जाएगा। आइगन वैल्यू यहां पर आएगी अपने को सिर्फ 2, देखिए क्या मिलती है सर 3 -1। यस, कैल्सी गिविंग अस ओनली 2 आइगन वैल्यूज। इसका मतलब है इन लोग में कोई तो रिपीट है, शायद 3 रिपीट है या -1 रिपीट है। टेल मी विच वन। क्या 3 3 -1 है
कि 3 -1 है। तो 3 -1 जी, क्या बेसिस पे डिसाइड किया आपने? सम ऑफ डायगोनल्स को चेक करके देखा। हाँ सम ऑफ डायगोनल्स 1 हो रहा है तो 3 -1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, वरना 3 -1 से तो 5 बनता है सम, बनता है। तो ये गलत हो जाता। फिर डिटर्मिनेंट भी चेक हो रहा है बराबर, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 3 है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर 3 आ रहा है। जा रहा है 3 हाँ। 3 -1 होता तो मल्टीप्लिकेशन -9 हो जाता। सो यस इट इज 3 -1 अब जैसे एग्जाम प्रॉब्लम में आपने देखा एक सिंगल, दो रिपीट, अब यार चांसेस है कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट राइट दैट स्टेटमेंट जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा। क्या क्वेश्चन 1 में लिखा था? सिंस द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल। नो यू कांट राइट इट दैट हियर, क्योंकि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें आइगन वैल्यू में रिपीटेशन आ गया। तो फिर क्या स्टेटमेंट लिखना है? देखिए अब स्टेटमेंट क्या लिखना है। वी हैव टू राइट द algebraic multiplicity of lambda equal to 3 is 1. The algebraic, आप खुद बताओगे इसका क्या मतलब है, मैं पहले लिख लेता हूं, यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड। ऑफ लैम्डा इक्वल टू -1 is 2. कैन यू मेक आउट क्या क्या मतलब है? अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी का नाम मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। Algebraic multiplicity of lambda equal to 3 is 1 and algebraic multiplicity of lambda equal to -1 is 2. पता है क्या है? 3 एक ही बार है, इसलिए उसकी algebraic multiplicity 1 होती है, और -1 दो बार रिपीट हो रहा है, -1 इसलिए उसका algebraic multiplicity 2 बन जाता है। तो जब रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होंगे, कोई आइगन वैल्यू रिपीट होगा, तो ये स्टेटमेंट लिखना है। कंक्लूजन ये नहीं करना है कि भाई ये डायगोनलाइजेबल है, नहीं अभी तक कंक्लूड नहीं हुआ, पहले अपने को अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसे कहते हैं? अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स दैट आइगन वैल्यू इज रिपीटेड। सिंस 3 is only once, तो algebraic multiplicity of lambda equal to 3 1 है। -1 दो बार है, इसलिए algebraic multiplicity of lambda equal to -1 is 2। तो पहले ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, दोनों की अपनी अपनी algebraic multiplicity। उसके बाद आपको दूसरी चीज मालूम करनी होती है, वो होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वेक्टर से पता चलेगी, आइगन वैल्यू ने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बता दिया। अब आइगन वेक्टर है ना, वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बताएगा। वो भी कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। वी हैव टू राइट फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसमें जो डेंजर है ना लैम्डा, वो 3 नहीं है, जो डेंजर लैम्डा है ना वो -1 है। जिससे प्रॉब्लम आने वाली, जिससे गड़बड़ होने वाली है, वो रिपीटेड आइगन वैल्यू है। सिंगल आइगन वैल्यू तो बेचारा बहुत सीधा है, वो तो क्रेमर्स रूल से हमको आराम से आइगन वेक्टर दे देगा। लेकिन -1 वाला शायद क्रेमर्स रूल भी अप्लाई हो सकता है, या फिर वो एस एंड टी मेथड वो भी अप्लाई हो सकता है। तो हमेशा ये वाले प्रॉब्लम्स में जो रिपीटेड आइगन वैल्यू होते हैं ना, उनको पहले सॉल्व करना चाहिए, प्रॉब्लम फैक्टर्स को पहले डील करना चाहिए, इजी वाले को बाद में करेंगे, छोड़ो। दैट इज व्हाई आई सेड सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, कि पहले 3 ही करना पड़ेगा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो वी हैव टू डील विद दिस पार्ट फर्स्ट, जिसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जिसकी 1 है, उसका टेंशन नहीं है, वो आराम से सॉल्वेबल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो 2 वाले अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का, उसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, वी हैव टू राइट a माइनस लैम्डा आई, नथिंग डिफरेंट, जो हम लोग पहले कर रहे थे ना, मैं वही करने जा रहा हूँ। कैपिटल X इक्वल टू 0। मैं ऊपर से मैट्रिक्स कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला, एंड आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट लैम्डा की जगह पर -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द मैट्रिक्स इक्वल टू ऑल्सो जीरोस वाला मैट्रिक्स।
ये तो पहले मैं एक एक चीज देखें। यहाँ हो जाएगा -1 लैम्डा की जगह 3 माइनस ऑफ -1 and 7 minus of -1. Here we are going to get x1, after that x2, and after that x3, and the right hand side is 0, 0, 0. So this is the thing we always do with every eigenvector part. तो वो तो हमने सेम किया है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, अब वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, तो -9 माइनस ऑफ -1 इज एक्चुअली -8। 3 माइनस ऑफ -1 ये तो बन जाएगा 4, और 7 माइनस ऑफ -1 ये बन जाएगा 8। सो दिस इज द केस ओवर हियर। तो हम लोग बोलते हैं चलिए भाई, तो अब आगे क्रेमर्स रूल स्टार्ट करते हैं। लेकिन अरे वेट अ मिनट, फर्स्ट टू हॉरिजॉन्टल्स तो सेम सेम है, -8 4 4। ऐसे में हम लोग जानते हैं क्रेमर्स रूल तो फेल हो जाता है। अरे तो क्या हुआ, सेकेंड थर्ड ले लो ना, सेकेंड थर्ड लेते हैं। लेकिन सेकेंड थर्ड भी एक्चुअली सेम सेम है। नहीं, सेकेंड थर्ड तो अलग दिख रहा है। नहीं, सी प्रॉपरली। अगर सेकेंड वाले को मैं थर्ड वाले को सॉरी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये -8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अरे हाँ, ये भी सेम है। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों हॉरिजॉन्टल्स सेम है। क्रेमर्स रूल इसमें फेल हो रहा है। ये बात आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था। इसीलिए मैंने पहले किसको लिया है, -1 वाले को। भाई ये गड़बड़ करेगा, ये परेशान करेगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले हमेशा लैम्डा इक्वल टू जो रिपीटेड है ना, उसको सॉल्व करना है। अगर मैं 3 लिया होता तो 3 तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व हो जाता, और वो इवेंचुअली सॉल्व कर भी लेंगे हम लोग आगे। लेकिन पहले -1 को डील कर दें, ये -1 प्रॉब्लम्स देगा, इसलिए -1 को पहले लिया। तो वी सी दैट ओवर हियर कि यहाँ क्रेमर्स रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैंक वाला मेथड। इसके लिए मुझे वो एसएनटी मेथड। लेकिन रैंक मेथड, एसएनटी, वो तो बात की बात है। पहले मुझे इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मालूम करनी है। तो अब सीखने जा रहे हैं, अलजेब्रिक तो देख लिया, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करने के लिए आपको पहले रैंक का मेथड लगाना पड़ेगा। वो क्या, फर्स्ट लाइन को कुछ नहीं होने देना है, सेकंड को फर्स्ट से 0 कराना है, थर्ड को भी फर्स्ट से 0 कराना है। तो व्हाट फॉर्मूला आई शुड राइट ओवर हियर, सबसे पहले बाय आई कैन राइट हियर R2 माइनस R1। सी इट, R2 माइनस R1 से 0 हो रहा है सबके सब डायरेक्टली। -8 माइनस ऑफ -8, -8 प्लस 8 0 हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट भी 4 माइनस 4 0 कर देगा। तीसरा एलिमेंट भी 4 माइनस 4, आई एम टॉकिंग अबाउट रो 2 एंड रो 1 का सब्ट्रैक्शन। रो 2 माइनस रो 1 पूरा पूरा 0 रो 2 को बना देगा। फिर उसी तरह से रो 3 का कैसे करेंगे, रो 3 पे भी कुछ फॉर्मूला लगाना है। लेकिन रो 3 माइनस रो 1 से 0 नहीं होगा, रो 3 माइनस 2 रो 1 से 0 होगा। अब ये -16 है, -16 को 0 बनाने के लिए +16 की जरूरत है, और रो 1 के अंदर -8 है, तो हमने क्या किया, उसको उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -16 + 16 0 हो जाएगा, 8 -8 0 हो जाएगा, 8 -8 फिर 0 हो जाएगा। तो R2 के लिए फॉर्मूला R2 माइनस R1, R3 वाले के लिए फॉर्मूला R3 माइनस 2R1। सो अब ये फॉर्मूला इन लोगों पर अप्लाई करते हैं। इन लोगों पर अप्लाई करके यू मस्ट गेट ऑल ऑफ देम 0 0 zeros। सर जी -8 और -8, माइनस और -8 तो प्लस हो जाएगा ना सर, हाँ, -8। अच्छा, समझा। पहला वाला -8 तो माइनस रहेगा, दूसरा वाला जो है ना वो +8 हो जाएगा। तो -8 + 8 0 हो जाएगा। वैसे ही -16 + 16 बनेगा। यू विल गेट ऑल ऑफ देम zeros। यही तो अपन एसएनटी मेथड में भी करते हैं, वही करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और स्टेटमेंट लिखना है हियर, पहली बात आर। आर मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और रैंक का मतलब है जितनी भी रोज नॉन जीरो बच गई है। दो को तो अपन ने पूरा 0 कर दिया, लेकिन एक एक जो रो है वो अभी तक नॉन जीरो है, तो कितनी रो बच गई, एक रो बच गई। देन नंबर ऑफ अननोन्स एन, एन होता है x1 x2 x3 के काउंट। कितने उन लोग, 3। r इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3।
तो वी कैन राइट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी is equal to n minus r 3 minus 1 which is equal to 2. ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसको कहते हैं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला n माइनस आर है। तो ये n माइनस आर मैं थोड़ी कोई पहली बार कर रहा हूँ, ये तो मैंने टाइप 1 में भी यही बताया था। रैंक लिखो, नंबर ऑफ अननोन लिखो, n माइनस आर इज इक्वल्स टू दीज मच वेक्टर्स टू बी फॉर्म्ड। ये स्टेटमेंट लिखते थे हम लोग, वही लिख रहे हैं, बस फर्क ये क्या है कि n माइनस आर को इस बार नाम दे दिया है। उसका नाम क्या नया मिल गया? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो इस आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वी फाउंड आउट टू बी 2, और यही आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या थी? वो भी 2 थी। लैम्डा इक्वल टू -1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, लैम्डा इक्वल टू -1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी also 2. We write here, we see that algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity. algebraic और geometric एक दूसरे से मैच कर रही है, so we can write thus the matrix A is diagonalizable. यहां पर जाकर हम लोग ने प्रूफ किया कि मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है। तो पहला पार्ट जो अपने को सॉल्व करना है वो ये प्रूफ करना है कि मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। ये पार्ट हम लोग ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में किया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 में दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, क्योंकि वहां पर सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट 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 थे। वहां पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता है। वहां तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ए इज कंफर्म डायगोनलाइजेबल। लेकिन जब आइगन वैल्यू रिपीट हो जाती है तब थोड़ी सी इन बम्बई की जबान में मगजमारी होती है। लैम्डा इक्वल टू -1 वाले केस का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होता है। हमने फिर उस पर मेहनत करके उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी मालूम करी और वो भी 2 आया। सिंस अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक मैच कर गया है, अब हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं हाँ भाई मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है। मतलब अब क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़कर आइगन वेक्टर मालूम करना है। नाउ यू कैन राइट द सर इक्वेशन वी हैव। जी सर अपना ये आइगन वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट नहीं रही जी और उसकी वैल्यू रिपीटेड रही तो सर एसएनटी मेथड ही यूज होएगा क्या सर, कि एसएनटी क्रैमर्स रूल से भी अप्लाई हो सकता है वो? क्रेमर्स रूल से टाइप 1 में तो हो सकता है, टाइप 2 में अभी मैं वही बात समझाने वाला हूँ आपको। अच्छा ठीक ये है सर। जब दो वेक्टर्स टू बी फॉर्म्ड आया तो एसएनटी मेथड लगेगा, और हाँ अगर सर। कभी इनकेस ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n माइनस आर से 1 हो जाता सिर्फ, और उसकी अलजेब्रिक कितनी थी 2, ज्योमेट्रिक कितनी मिली 1, अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, तब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। और जैसे ही नॉट आ गया ना, प्रॉब्लम यही खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना है, कोई वेक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम फिनिश हो गया। बिकॉज जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल ही नहीं है तो आइगन वेक्टर फाइंड करके क्या करेंगे? इट कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। तो वो क्वेश्चन ही वहां पर स्टॉप हो जाता है, फिर आगे आपको कुछ नहीं करना होता है, तो क्रेमर्स रूल करने का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का 2 नंबर ऑफ वेक्टर्स 2 फॉर्म्ड आना चाहिए, तब प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा। कभी इन केस ये नंबर ऑफ वेक्टर्स 1 फॉर्म्ड वाला आया तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगा, कोई आइगन वेक्टर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम स्टॉप हो गया, फिनिश हो गया। सो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन है जिसमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी तब कैसे करते हैं, तो मैं वो भी समझाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्री मैच कर गई है, मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है, और आपको दो वेक्टर बनाना है। तो दो वेक्टर बनाने का तरीका तो वही एस एंड टी मेथड है। देखिए वेक्टर्स बनाने के दो ही तरीके हैं, क्रेमर्स रूल और एस एन टी मेथड। क्रेमर्स रूल वाले में कब यूज करते हैं? जब आइगन वैल्यू सिंगल होती है, रिपीट नहीं होती है। एसएनटी मेथड तब यूज करते हैं जब आपके पास क्रेमर्स रूल फेल हो जाता है, और क्रेमर्स रूल फेल हो गया मतलब एसएनटी मेथड लगने वाला है।
देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, यू मस्ट रिमेंबर। तो अब ये वाले क्वेश्चन पे अपने पास इक्वेशन जो है -8x1 4x2 4x3 इक्वेशन बना दिया है। यहाँ पर अजम्पशन करते हैं, वी हैव टू राइट लेट x2 इक्वल टू s एंड x3 इक्वल टू t। हमारा s एंड t मेथड यहाँ सब्स्टिट्यूट करता तो -8x1 प्लस 4s प्लस 4t इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं -8x1 इक्वल टू -4s माइनस 4t -4s सॉरी एंड -4t। फिर -8 को सामने डिवाइड कर देता हूँ, x1 विल बिकम -4s अपॉन -8 -4t अपॉन -8, 8 जा जाकर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट डज x1 इक्वल टू बिकम, इट बिकम s अपॉन 2 प्लस t अपॉन 2, माइनस अपॉन माइनस भी कैंसिल हो गया, 4 अपॉन 8 भी कैंसिल हो गया। तो x2 s3 अज्यूम किया था और x1 फाइंड कर लिया। तो अब वेक्टर फॉर्मेशन करता हूं, आई कैन राइट ब्रैकेट द मैट्रिक्स पार्ट, मैट्रिक्स के एलिमेंट 3, ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है वो मैंने लिखना है। क्या एलिमेंट है इसके, x1, उसके बाद x2 और उसके बाद x3। आई हैव गॉट टू फिल देम अप। मुझे पहले एलिमेंट x1 एलिमेंट क्या है, s/2 प्लस t/2। x2 का एलिमेंट अज्यूम किया था s, x3 का एलिमेंट अज्यूम किया था t, विच इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। s वालों को अलग, t वालों को अलग करना है। तो s वाला कौन है, s/2, और पैरेलली t वाला कौन है, t/2। सेकंड वाले में s वाला इज ओनली s और t कुछ नहीं है तो 0t लिखते हैं। थर्ड वाले में s कुछ नहीं है, 0s, और t का एलिमेंट है इसलिए वी राइट t फर्दर इक्वल टू। फिर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले वाले में से s कॉमन लेंगे, s कॉमन ही नहीं है एक्चुअली, s/2 कॉमन लेंगे। s/2 क्यों, क्योंकि आइगन वेक्टर है ना, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। अगर आपने मान लीजिए s कॉमन लिया होता तो यहाँ पर एलिमेंट बचता हाफ, यहाँ पर एलिमेंट बचता 1 और यहाँ पर एलिमेंट बचता 0। तो फ्रैक्शन कभी भी आइगन वेक्टर में नहीं होता है। फ्रैक्शन ना लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप s कॉमन नहीं, आप एक काम कीजिए s/2 को कॉमन ले लीजिए। जब s/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ s/2 पूरा कॉमन निकल गया, व्हाट इज लेफ्ट इज 1। यहाँ सेकेंड टर्म में क्या बचेगा पता है, 2, और थर्ड टर्म में क्या बच जाएगा, 0। वापस टैली करके देखो, s/2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो s/2, s/2 जाकर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2/2 कैंसिल, इट बिकम्स ओनली s, और s/2 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 तो सबको 0 कर देता है, इट विल बिकम 0। तो अंदर फ्रैक्शन नहीं बचा, उसके लिए क्या करना है, बाहर कॉमन ले लेना है फ्रैक्शन को। सिमिलरली सेकंड वाले टर्म में से आपको t/2 को कॉमन लेना चाहिए। व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड इज 1 0 एंड 2। तो आपके आइगन वेक्टर्स में ना जरा भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये दो आइगन वेक्टर बन गए, पहला और दूसरा। पहला आइगन वेक्टर हमारे पास है 1 2 0 1 2 0, एंड पैरेलली दूसरा आइगन वेक्टर हमारे पास है x2 इक्वल टू 1 0 2। तो वी हैव फाउंड आउट आर टू आइगन वेक्टर, स्टार्टिंग के दो हम लोगों ने ढूंढ लिया, 1 2 0 1 0 2। ये वाला प्रॉब्लम टर्म था लैम्डा इक्वल टू -1, यहाँ पर चांसेस थे कि डायगोनलाइजेबल नहीं भी हो सकता था, इसलिए इसको पहले सॉल्व किया, इसका रैंक पता किया। रैंक पता करने के बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पता हो जाती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मैच करी, इसका मतलब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अब डायगोनलाइज कर रहे हैं, डायगोनलाइज करने का मतलब है आइगन वेक्टर को फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हमने दो आइगन वेक्टर बना दिया है, अब तीसरा आइगन वेक्टर जो पहला आइगन वैल्यू था उससे बनेंगे, जो मैंने स्किप कर दिया था, मैंने बोला उसको बाद में करते हैं। व्हाट इज दैट, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 बचा हुआ है, तो वील हैव टू सॉल्व फॉर लैम्डा इक्वल टू 3 नाउ। वही प्रोसीजर a माइनस लैम्डा आई कैपिटल X इक्वल टू 0। आई हैव टू कॉपी यही पार्ट सेम, बस मुझे लैम्डा की जगह 3 यूज करना है। आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम थिंग हियर, -9 -3 3 -3 7 -3। अब मैं लैम्डा की जगह 3 यूज कर रहा हूं।
व्हाट डज दैट मेक? वो बना देगा -1 -3 को -12, 3 - 3 वाला टर्म 0 और 7 - 3 वाला टर्म 4। अब यहाँ पर हम लोग को रैंक मेथड लगाकर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करना है, नहीं, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का टेंशन नहीं होता है। क्यों, क्या मतलब है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेक्टर्स टू बी फॉर्म्ड। हर आइगन वैल्यू में कम से कम एक वेक्टर तो बनता ही है। कोई भी ऐसी आइगन वैल्यू नहीं होती है कि उसका आइगन वेक्टर ही नहीं बनता है, नहीं भाई, हर आइगन वैल्यू का एक आइगन वेक्टर तो बनेगा ही। तो अगर एक आइगन वैल्यू एक ही बार है तो उसका एक आइगन वेक्टर तो बनेगा ही। उसका एम की वैल्यू 1 है तो इसकी जीएम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही है। तो जो आइगन वैल्यू सिंगल होती है, रिपीटेड नहीं होती है, उनके अंदर रैंक मेथड अप्लाई करना और फिर उसके बारे में बता करना कि उसका जीएम कितना है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है, जरूरत ही नहीं है, नो नीड। टेंशन इसमें था जो हमने सॉल्व कर लिया, जो रिपीटेड है उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ढूंढकर निकालना जरूरी था, इसलिए रैंक मेथड अप्लाई किया। क्रेमर्स रूल अप्लाई हो भी नहीं रहा था, तो ये फाइंड करना जरूरी था। ये पार्ट हमने कर दिया। अब हमने कंक्लूजन ले लिया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, तो नाउ डू नॉट वरी, अब प्रॉब्लम को नॉर्मली सॉल्व कर दो, मतलब इसका डायरेक्टली क्रेमर्स रूल से आइगन वेक्टर फाइंड कर दो। प्रॉब्लम अब फ्लो पे आ चुका है, अब आपको कोई रीजनिंग कुछ सॉल्व नहीं करना है। You just have to find out what are the eigenvectors. 4x3 equal to 0. We write solving by Cramer's rule. So that x1 upon equal to minus x2 upon and equal to x3 upon. x1 upon मुझे दिख रहा है 16 माइनस x2 के नीचे -48 + 32 -16 और ये वाला 32। We see commonly divided by 16 है, तो x1 upon 1, x2 upon 1 and x3 upon 2 आ रहा है। ये मेरा बन गया तीसरा वेक्टर x3 equal to we have 1 1 2 1 1 2। तो फाइनली सारे आइगन वेक्टर्स हमने ढूंढ लिए हैं। अब आपको आंसर लिखना चाहिए इस फॉर्मेट में, thus the matrix, we must write thus the matrix A is equals to, A वाला मैट्रिक्स क्या था ये -9 4 4। thus the matrix A equal to, you must write it here, is diagonalized to D मैट्रिक्स। D मैट्रिक्स जो बना हुआ है 3 रोज 3 कॉलम से और उसके एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हम लोग ने क्या लिया है, -1 0 0 0 -1 0 0 0 3 -1 -1 3। we write by the transformation। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? m इनवर्स am इक्वल टू d। तो क्वेश्चन अराइज होता है ये m क्या है, तो m भी लिख देते हैं। m एक मॉडल मैट्रिक्स है विच इज मेड अप ऑफ आइगन वेक्टर्स, और आइगन वेक्टर्स लास्ट वाला तो यहाँ मुझे दिख रहा है, पहले लिख लेता हूँ 1 1 2। बाकी दो हम लोग को क्या मिले थे, 1 2 0 एंड 1 0 2। तो नेक्स्ट वी कैन राइट 1 2 0, दूसरे वाले 1 0 2। तो इस तरह से पूरा आंसर कंप्लीट